हम तो 130 करोड़, एक चौथाई लगभग 35 करोड़ से बेसी। उतनी भी आबादी नहीं उनके सब जिनकी इकोनॉमी हमसे आगे है, चीन को छोड़ के। मैं माननीय कुलपति जी कह रहे थे कि दूसरे सत्र में मैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लाया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। आप विश्व स्तर पर पैमाना आ गया। कहते हैं कि विश्व स्तर पर सोचिए और स्थानीय स्तर पर कार्य कीजिए। दिस इज द क्रंच ऑफ द सिचुएशन। आज भी हमारे पड़ोस के देश में श्रीलंका है, उसका जो एजुकेशन पर जीडीपी खर्चा है हम उसके आधे में। कैसे हम कंपेयर करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अपने सबसे पड़ोसी देश, छोटे पड़ोसी देश श्रीलंका से? वी आर नॉट एट ऑल कंपेरेबल टू श्रीलंका एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। बस मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा 2-3 बातें कि हमें जो कोशिश करनी है वो कोशिश करनी है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अब कैसे क्वालिटी इम्प्रूव होगा? हमारे यहाँ शिक्षक और छात्र का रेशियो हम समझते हैं कि दुनिया में सबसे घना, कम नहीं हम बोले, बड़ा डेंस है। 9 शिक्षक हैं, 4000-3000 छात्र। और ये एक दिन का नहीं है। इट हैज बीन ए लॉ टू परपेचुएट सिंस लॉन्ग। इसको बढ़ावा दिया गया है, इसको प्रमोट किया गया है ताकि समाज में खाई उत्पन्न हो। जिनके पास पैसे हैं वे दूसरे से पढ़ने चले आते हैं, लेकिन जो यहाँ के हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, ऑस्ट्रेसाइज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, ऑप्रेस्ड हैं, उनकी सुनने वाले। इसीलिए तो बीएन मंडल विश्वविद्यालय एक जिले में स्थापित हुआ और बिहार के उन 17-18 विश्वविद्यालयों में सिर्फ आरा और बीएन मंडल, मधेपुरा, ये 2 विश्वविद्यालय जहाँ जिला तो विश्वविद्यालय मंडल से नीचे स्थापित होता है। इसलिए कि कभी कभार अगर वाइस चांसलर की जिम्मेदारी मिलती है तो कमिश्नर ही टाइप होते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, दूसरे नहीं बन सकते, कलेक्टर नहीं बन सकते। इसलिए मैं 1-2 मिनट करके अपनी बात समाप्त करूँगा। अध्यक्ष जी उद्घाटन करता कि मैं लंच के बाद तकरीबन 40 मिनट समय लूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि लंच के उपरांत आप यहाँ पर रहें। प्रधानाचार्यों की भी बैठक है, वे बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं हमारे, और इस चर्चा में वे भी भाग लें कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। पहला है कि हम क्वालिटी इंप्रूव करें। अब कैसे इंप्रूव करेगा? शिक्षक का रेशियो इंप्रूव करें, उनकी संख्या बढ़े, लेबोरेटरी स्टेब्लिश करें। तो प्रयास तो कर रहे हैं, तो प्रयास करते करते टर्म पूरा हो जाएगा, फिर समय में से रखें। ये पहला मुद्दा है कि हम कैसे इंप्रूव करें। दूसरा जो हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। हमें देखना होगा कि अगर विश्वविद्यालय में इतनी आमदनी हो रही है तो उस आमदनी का कितना पैसा जो छात्रों से वसूल रहे हैं उसका छात्रवृत्ति में कितना खर्चा करें। वी हैव टू फाइंड, और हम अपने बजट का, अपने क्षेत्र का वो उसमें होना चाहिए, और इसका पॉपुलेशन के आधार पर आवंटन भी होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। सिर्फ नारे नहीं लगाते हैं। बिहार के, उत्तर बिहार में जितना डेंस पॉपुलेशन है, आप एमएलए के सीट गिनिए, आप एमपी के सीट गिनिए, देखिए क्या है। तो फिर भागीदारी हमारी बेसी होनी चाहिए, बजट में हमारी हिस्सेदारी बेसी होनी चाहिए। ये दूसरी बात थी, हमारे यहाँ वालिदैन समझ नहीं पाते हैं, अभिभावक समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा जो घर से गया, कॉलेज गया कि नहीं गया, कि रास्ते में ही है, क्या है, न कुछ पूछ पाता है, न कोई लेखा जोखा करता। इसलिए कि आज भी हम साक्षरता के दर में पीछे हैं। आप कहेंगे इससे हायर एजुकेशन को क्या लेना था? अरे इससे लेना देना है। जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो इमारत बुलंद नहीं हो सकती, और हमारी बुनियाद कमजोर है। आज भी आजादी के 73 वर्ष बाद भी हम स्कूलों और महाविद्यालयों में शौचालय ही बनाने पर केंद्रित हो रहे हैं। अब
आप अंदाजा लगा लीजिए हम कहाँ। ये गंभीर मसला, मैं किन्हीं को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम प्राथमिकता नहीं तय कर, वी हैव टू फिक्स द प्रायोरिटी। मैं तीसरी बात कहना चाह रहा था कि जो उच्च शिक्षा के प्रति जो अलर्टनेस है, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ना चाहिए। इतने महीनों के बावजूद भी हम तकरीबन 23-22 महीने हो रहे हैं, 23 महीने में हम लोग प्लेसमेंट सेल, इंटरेक्टिव सेल, ये सब नहीं बना सकते। सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर। हम क्या हैं कि जॉब सीकर बना दिए हैं, जॉब क्रिएटर नहीं। कि न पढ़ते तो खाते 100 तरह कमाकर, न पढ़ते तो खाते 100 तरह कमाकर, वह खोए गए तालीम पाकर। न जंगल में रेवर चराने के काबिल, न बाजार में बोझ ढोने के काबिल। न बाजार में बोझ ढो पा रहे हैं, न हम मवेशी चरा पा रहे हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। यही हमारी शिक्षा है। इसलिए कि श्रम की प्रधानता नहीं है, श्रम को निकृष्ट समझ रहे हैं। और जब तक हम श्रम को निकृष्ट समझ के रहेंगे, तब तक बेरोजगार की फौज बनी रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी का और संचालन समिति का और आप सबों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विषय परिवर्तन के लिए मुझे मौका दिया गया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। साहब से विषय पर सुन रहे थे। अब मैं इस मौके को मुनासिब जानकर एक बात आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कुछ देर पहले, कुछ लम्हा पहले आपने कुल गीत सुना, और यहाँ इस बात को मैं बता देना चाहूँगा कि उस कुल गीत की रचनाकार हमारे मैं काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, और जब भी कुल गीत गाया जाता था तो हमेशा मैं पूछता था कि भाई इसके रचनाकार कौन है। आज भी हमने पूछा इसके रचनाकार कौन है, तो हमारे DSW साहब ने कहा कि सामने बैठी हुई आपकी पुजारिया रमेश झा महिला विद्यालय। तो हमको लगा कि इससे बढ़कर मौका कुछ नहीं होगा, और हम उस सम्मान से इन्हें सम्मानित नहीं करेंगे। मुझे जो सम्मानित किया गया उसी सम्मान से इनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। आदरणीय माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय, हमारे बहुत पुराने अभिभावक और स्नेह रखने वाले आदरणीय, बाकी सारी चीज़ें सबको पता है, आदरणीय रवि सर, भूपेंद्र मध्यपुरी सर, मंडल सर और हमारे DSW सर जिनकी बड़ी कृपा रहती है मुझ पर, नरेश जी मित्र हैं, यहाँ सामने बैठे हुए इस विशाल में सभी आदरणीय विद्वजन। मुझे लगता है ये 2007 की बात है जब एक पत्र गया था सभी महाविद्यालयों में। वो उस समय डॉक्टर कमर अहसन साहब हमारे कुलपति हुआ करते थे, उन्होंने पत्र भेजा था कि एक कुल गीत होना चाहिए। तो सभी लोगों ने लिखा होगा, मुझे नहीं पता, यहाँ मांगा गया था, मैंने भी लिखा। और ये लिखना कोई ऐसा नहीं था कि कुल गीत के लिए, मन में एक कल्पना रहती है, जैसा कि हमारे माननीय कुलपति महोदय हमेशा कहते हैं कि आप सोचिए कि आपको कैसा करना है। अभी शिक्षा पे विमर्श होगा, तो ये एक कल्पना थी, ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। और 8 में ये सेनेट में पारित हुआ था कि ये कुल गीत होगा, और तब से लेकर आज तक मैं भूल भी चुकी कि ये मैंने लिखा था, क्योंकि जब ये कुल का गीत है तो ये किसी की अधिकृति होती नहीं है, ये विश्वविद्यालय की संपदा है, और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि इसमें जिसने लिखा उसका नाम हो। फिर भी ये अवसर मुझे दिया गया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि 5वें
कुलपति के रूप में हमारे अभिमान्य कुलपति ने इसको फिर से पहचाना और मुझे यहाँ बुलाया। अचंभित कर देने वाले ये क्षण है मेरे लिए। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं पुनः ये नहीं चाहूँगी कि कभी भी ये कुल का गीत है और इसमें किसी व्यक्ति का नाम ना आए, तभी ये हमारी कल्पना साकार होगी और सचमुच ये मेरी कल्पना थी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चाहे आप गीता पढ़िए या पुराण पढ़िए या गुरु ग्रंथ पढ़िए या रामायण पढ़िए, हर एक का सार यही है कि शिक्षा ग्रहण करो, तालीम हासिल करो, एक से एक पढ़कर हुनर सीखो, यही सब है। और मैं कहता हूँ कि शिक्षा इतना बड़ा हथियार है कि आप उससे दुनिया जीत सकते हैं। इतना ताकतवर हथियार है शिक्षा। अगर आपको ये पता नहीं हो तो मैं आपको कलकत्ता ले चलता हूँ। कलकत्ता में जब राजधानी थी भारत की, उस समय 135 वर्षों तक राजधानी रही कलकत्ता में। 1911 में वहाँ से शिफ्ट हुआ। उस समय में एडिनबरो था वहाँ का वाइस और रविन्द्रनाथ टैगोर जो 3 देश के राष्ट्रगान लिख चुके हैं, उनके दादाजी द्वारकानाथ टैगोर एडिनबरो के पास गए। एडिनबरो 7 दिन 8 दिन पहले एक पर्चा निकाला था जिसमें शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी थी। और एडिनबरो ने पूछा द्वारकानाथ टैगोर से कि उस पर्चा पर तुमको क्या कहना है। कहा मैं तो पर्चा को पढ़ा हूँ, आपने उसमें लिखा कि अब ब्रिटिश शासन वो गलती नहीं करेगा जो अमेरिका के साथ किया। अमेरिका को शिक्षित करके वो जल्द से जल्द हमारे काबू से निकल गया, वो गलती अब भारत में नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप मुट्ठी बंद करके शिक्षा को रखे हुए हैं। अगर ऐसा हुआ, उस पर्चे में लिखा था कि अगर हम लोग शिक्षा देना शुरू करेंगे भारतीयों को तो 3 महीने के अंदर हम लोगों को यहाँ से जाना होगा सात समंदर पार। वो लोग क्या कहना चाहते हो? उस पर द्वारकानाथ टैगोर ने कहा कि अगर हमको आप शिक्षा मुक्त हस्त से देंगे तो 3 महीना नहीं, 3 दिन के अंदर आपको हम गुड़िया बिस्तर बांध देंगे। ये ताकत होती है शिक्षा के अंदर। हम लोग महसूसते ही नहीं है कि शिक्षा के अंदर कितनी ताकत होती है। अभी मैं बताता हूं कि जिस समय में विद्यालय की कल्पना भी पूरा विश्व नहीं करता होगा, उस समय भारत में 3 विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। अब अंदाज करिए, तक्षशिला के बारे में तो लोगों का कहना है कि 200 वर्ष बिफोर क्राइस्ट वो स्थापित हो गया था।